ओके, चलो हम क्वांटम नंबर्स को ही लेके चलते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर जरा जो सा अपना फोकस है वो रखना है। सबसे पहले एक क्वांटम नंबर होता क्या है, अगर हम इसकी एक साइंटिफाइड डेफिनेशन देखें, साइंटिफिक डेफिनेशन, तो इट इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज that give the acceptable solution of Schrödinger wave equation for hydrogen atom are called quantum number। ठीक है, अगर इसको मैं बिल्कुल सिंपली अल्फाज में इसको डिस्क्राइब करूं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे पास किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। अगर हमें किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का के बारे में पता करना है, उसके बारे में कि वो कहाँ है, किधर है, तो उसकी जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ना, वो उसका होता है, उसको हमें कौन बताते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर अगर हम और मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उनके आईडी कार्ड्स होते हैं। जैसे हमारे आईडी कार्ड होते हैं, उस पर लिखा होता है ये बंदा, इसका नाम है ये यहाँ रहता है, सारा कुछ। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर अपने समझाने के लिए कि क्वांटम नंबर क्या है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे पास यूजली 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनके अंदर ये जो पहले 3 जो हमारे पास क्वांटम नंबर है, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका इन तीनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है, यही हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट है, वहां से उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आए थे। और आपने याद रखना है कि इनके जो फंक्शन थे, वेव फंक्शन, वो क्या थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वेव फंक्शन था वो आर था, एजीमुथल के लिए हमारे पास थीटा था, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, इसका जो हमारे पास फंक्शन था वो साई था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में था, ये वाई एक्सिस में था और ये जी एक्सिस में था। इन तीनों की जो डेरिवेशन है कि क्वांटम नंबर कैसे डिराइव हुए थे, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट के सॉल्यूशन से हुए थे। उसको हम डील नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट क्वांटम नंबर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। सबसे पहले जो हमने बात करनी थी वो हमने की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं? प्रिंसिपल, देखिए इसका नाम ही है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो पूरा ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल शेल को, जहां पे एग्जैक्टली जो मेन शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको यूजली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, इसको बोहर एटॉमिक जो मॉडल है जो उसने प्रेजेंट किया था, वहां से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। क्यों? अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता चल जाए तो आप उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं, एज वी डन ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इस वजह से क्वांटम नंबर का अगर हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो मेन लेवल है कि वो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है, वो पहले ऑर्बिट में है, दूसरे में है, तीसरे में है। तो वो जो ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स को, जिसको बोहर ने भी नाम दिया था, ये वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको ओवरऑल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और इन पॉजिटिव इंटीग्रल है और ये इंफिनिटी तक जा सकता है। यूजली जो नॉन एलिमेंट्स हैं अब तक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें इनकी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है। यानी कि न्यूक्लियस के पास पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब तक जो नॉन एलिमेंट है उसके लिए ये इसकी वैल्यू 7 है। अगर हम लोग एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन करें तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी है, बट इन्फिनिटी तक की हम लोग बात नहीं करते। फिर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम, जी
मैम जी, ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं ये तो सिर्फ चार और शेल या ऑर्बिट के लिए है ना। SPDF ये चार शेल तक जाते हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाते हैं। बाकी हम ये जो ऑर्बिट या शेल होते हैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अ, मतलब जो हमारे पास जो सब ऑर्बिट्स है ना, वो हम लोग जाते हैं बिल्कुल। हमारे पास जो लास्ट होता है वो 4F है। ठीक है। तो वहां तक जो हमारे पास नॉन एलिमेंट है, अभी तक कितने पीरियोडिक टेबल में नॉन एलिमेंट है? 118। उन तमाम की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब 4F तक एक्सप्लेन हो जाए, हाँ, अगर उससे बाहर कोई निकलेगा फिर ही हम आगे मूव करेंगे। तो मैम फिर ये हमने मतलब जनरल तौर पे ये शेल्स क्यों सात बना रही हैं, हालांकि हमें तो चार तक ही रहना चाहिए, कोई एलिमेंट ही नहीं डिस्कवर हुआ। ये तो उनकी एक हाइपोथेटिकल थीम थी ना, कि अभी तक जो नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो शेल है, ये जो क्वांटम है, तो ये तो हमारे पास 7 ही है। हमारे पास 7S नहीं होता? 7S, 7P। मैम जी, अगर मतलब अभी तक हमने सिर्फ 3F तक पढ़ी है कॉन्फ़िगरेशन, तो शायद हमारी बुक्स इतनी लिमिटेड है, मेरा कंसेप्ट नहीं ब्रॉड है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमने जो ऑर्बिट पढ़े ना जिसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, SPDF ये चारों सब शेल तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मेरा ये था कि अगर हम 2n2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर तो 64 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं ऑर्बिट में। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल्स में जाते हैं, क्योंकि चार सब शेल्स कंप्लीट हो जाएं तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट्स में होते हैं, बस ये मैं पूछना चाहता मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने आ सकते हैं सबसे हूँ। असल में? 32। या आप 30। ही बात कह रहे हैं ना? 32 जी आ सकते हैं मैक्सिमम। और 32 कौन से वाले, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सा पीरियड है जहां पे 32 आते हैं? जो जी। पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप अगर हम 6 उसको वाले देखें और तो ग्रुप 7 वाले, सॉरी पीरियड 6 और पीरियड 7 तो इनकम्प्लीट है। पीरियड 6 में आते हैं 32 एलिमेंट, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट पे आ जाते हैं उसी में। आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो, अगर हम लोग, हमारे पास तो पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड ही 7 है। 7 भी इनकम्प्लीट है फिलहाल तक। ठीक है। अब अभी तक जितने हमारे पास जो ऑर्बिट हैं, जितने एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड हुए हैं, उनकी अगर आप इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हो, तो वो ना अभी तक हमारे पास 4 तक गए हैं। यानी कि हमारे पास 4F होता है। 4F जो हमारे पास ऑर्बिट है इस वक्त, वहां पे तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है, जो हमारे पास ट्रांजिशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और वो भी मैन काइंड है। अगर इसके बाद कोई एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल, उसके 32 ही मैक्सिमम है, उसके बाद अगर कोई आ जाते हैं मैक्सिमम, फिर क्या होगा? फिर ही हम नेक्स्ट उसके ऊपर मूव करेंगे ना, जो हमारे पास क्वांटम नंबर है। अभी तक तो ओके जितने एलिमेंट्स हैं वो तो इतनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैम, मतलब मैं ये कहता जैसे हमने शेल्स को इमेजिन कर लिया 7 तक, तो ऐसे हम और ऑर्बिट भी इमेजिन कर लें। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हम, अगर मैं कह रही हूँ कि S है, P है, D है, F है, तो कोई G भी होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम, अगर 7 हमारे पास ऑर्बिट्स अब तक हमने इमेजिन किए हैं, तो हम्म 7 ऑर्बिट में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो वो बनते हैं 7 2 14, 14 का स्केयर लें काफी बन जाए। तो हमारे पास सब शेल्स भी इतने हो ना जितने इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे आ सके। हम्म। मैम सब शेल तो रिपीट होते जाएंगे ना, देखें। जो के लिए उसके लिए 1s है, एल के लिए 2s है, 2p है, इस तरह। लेकिन शेल सब शेल तो रिपीट हो रहे हैं, 1s 2s 2p ऐसे। लेकिन और ये शेल कितने नहीं तक रिपीट हो जाते रहे। हैं? जो S होते हैं ये 7S तक जाते यस हैं। मैम। तो इस ठीक है। शेल नहीं रिपीट होते, इस वजह से शेल को हम 7 तक कर देते हैं और उसको सब शेल्स हाँ। को नहीं करते, बिकॉज वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब जो हमारे पास सब शेल हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, सब शेल्स को ही हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखो, जब हम F तक पहुंच चुके हैं ना, अब तक F ऑलरेडी इतना को डिफ्यूज्ड है, इतना को कम्प्लेक्स है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो वहां पे यस वो होने लग जाता है। वो इतने डिफ्यूज्ड है कि न्यूक्लियर वो अंदर ही गुम हो जाता है, न्यूक्लियस को मिलता ही नहीं है कि मैं इसको कैसे अट्रैक्ट कर सकूं। आगे वो फिनोमिना शुरू होने लग जाता है।
लेकिन ठीक है, ये उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि ऐसा क्यों नहीं है। ऑलरेडी जहां तक अभी तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं ना, यही बहुत आप अगर देखो तो ये कोई आसान चीज तो नहीं है ना, इट्स ऑलरेडी टू मच कम्प्लेक्स। हमें आज तक एक एटम ही नहीं नजर आया। एटम को तो चलो छोड़ो, उसके अंदर फिर आगे इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन है, और उस हम इलेक्ट्रॉन को भी आगे से हम लोगों ने पता नहीं ऑर्बिट और सब ऑर्बिटल अपनी एक इमेजिनेटरी दुनिया के अंदर ही हम लोग घूमे हुए हैं, वहां कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सब शेल है ना, जैसे हमारे पास एफ है, हम लोग आपने जैसे अभी इसने ये कहा था कि हम लोगों ने 3D तक ज्यादा हम लोग जाते हैं। हम क्यों 3D तक जाते हैं? क्योंकि वहां तक हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमें समझ आ जाती है। जैसे अगर हम डी के भी हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं या एफ में मूव करते हैं, वो इतने आपस में डिफ्यूज्ड हैं कि वहां पे उनको डील करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो आसान आसान वाली एग्जांपल है वहीं रहते हैं। लेकिन अच्छी बात है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि अगर हमने क्वांटम नंबर इमेजिन कर ली है, ठीक है, मतलब जो ये ऑर्बिट्स हैं, तो व्हाई नॉट द सब शेल। तो सब शेल तो हमारे पास 4 ही है। अगर कोई और निकलेगा तो वो फिर उससे भी ज्यादा डिफ्यूज्ड होगा। वो इतना डिफ्यूज्ड होगा कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ भी गया है, फर्ज करो, तो वो उसके अंदर ही कहीं गुम हो जाएगा, वो नजर ही नहीं आएगा न्यूक्लियस को, उसके ऊपर कोई उसकी इंट्रैक्शन नहीं होगी। वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है। जैसे वो स्पेगेटीज होती है ना पड़ी हो, तो आपस में एकदम से वैसे उनका एक वाइंडिंग सा बना होता है, नजर ही नहीं आता। तो सोचो, वो ही जेन में लेकर आओ कि अगर इस तरह का कोई एक कम्प्लेक्स सी चीज है, वहां पे फिर वहां पे अट्रैक्शन नहीं रहती। अगर अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी तो फिर वो तो इलेक्ट्रॉन का कोई काम ही नहीं है, वो तो आराम से बस नॉकआउट हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी एलिमेंट्स की। एनी हाउ, चलो आगे हम ना ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इधर ही पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं तो शायद हमारे मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इधर तो हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, 1 से ही हमेशा स्टार्ट होगी। और इसको हम लोगों ने नंबर भी दिए हैं, दैट इज KLMNOPQ। और ये जो नंबर है ये अकॉर्डिंग टू देयर लेवल है। K का 1 है, L का 2 है, M का 3 है। अब अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द n रिप्रेजेंट टू विच वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो यू नो दैट इट विल बी 4। वैसे तो ये सिंपल अल्फाबेटिक ही है, ये तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनके जो नाम है ये याद रखना है। K1 है, L2 है, M3, 4, 5, 6, 7, ये n की वैल्यूज है। अब ये n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आ सकते हैं, वो हमारे पास 2 आ सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, 2n2। तो जो पहला क्वांटम नंबर है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हमें कैसे पता चला, हमने इस n की जगह पुट किया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 is 1। इसी तरह जब हम लोगों ने नेक्स्ट की बात की, हमने यहाँ पे n की जगह पुट कर दिया 2, 2 2 are 4, 4 2 are 8। then we are having this one 3, so we got 18 because 9 2 are 18 और 16 2 are 32। अब देखें, अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल के साथ कंसीडर करें, तो ये हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो यहाँ इसको फॉलो करता है। सेकंड और जो थर्ड पीरियड है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसमें 18 होते हैं, और जो सिक्स्थ एंड 7 अनकम्प्लीट है उसके अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं। अब अगर इस अभी तक ये नोन हमारा पीरियोडिक टेबल भी इनकम्प्लीट है, मे बी नियर फ्यूचर कुछ और एलिमेंट डिस्कवर्ड हो, तो फिर ये कोई आगे जो सा ये किस्सा है चल पड़े, लेकिन स्टिल अभी तक जो हम लोग करंट बात करेंगे वो यहाँ पर ही खत्म होती है कि जो n है, मैं जो क्वांटम नंबर n4 है जिसको हम कैपिटल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। और अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन फिर ये चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये हमें बताते क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें शेप्स बताते हैं किसकी, ऑर्बिटल्स की। अगर आप लोग ऑर्बिटल्स को डिफाइन करें तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पहले तो देखें, आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल।
ऑर्बिट क्या है? वो पर्टिकुलर मेन पाथ जहां पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा, उसको हम कह देते हैं कि ये ऑर्बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल्स क्या है? तो ऑर्बिटल्स बेसिकली हमारे पास वो 3 डायमेंशन स्पेस है, वो 3 डायमेंशन स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड व्हाट विल बी द हियर परसेंटेज? we can say that here the percentage will be almost greater than कुछ किताबों में 95% भी लिखा होता है, कुछ में 100% भी लिखा होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको वेव फंक्शन अकॉर्डिंग, जो हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, हमने वहां पे देखा था कि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आई थी। जब उसकी वैल्यू 1 आ रही थी वेव फंक्शन की, तो इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन शुड बी समवेयर। It's mean that the probability of finding the electron around the nucleus in 3 dimension space is 100%, कि वहां पे मौजूद है ही है, जरूर है। उसके बाद हमने जो अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी आगे हमने बात की कि हमने देखा जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। एक हमारे पास एस ऑर्बिट है, ठीक है, ये नीचे डायग्राम्स बनी है। उसके बाद हमारे पास पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है एंड एफ ऑर्बिटल है। अब जो एस ऑर्बिट है ये सबसे ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप होता है। पी ऑर्बिटल हमारे पास लूप फॉर्म में है, और जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है ये भी लूप फॉर्म में है। ये पी ऑर्बिटल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। डी हमारे पास 5 तरह के हैं, और इस तमाम के तमाम डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब क्या होता है? इन तमाम ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो सेम होती है। डी हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। और जो एफ है ये आगे मोर फर्दर कम्प्लेक्स ऑर्बिट है, ये हमारे पास टोटल 7 होते हैं, ठीक है, और इनको भी हम वो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो ये काफी कम्प्लेक्स केस है, इसलिए हमारा जो फोकस है ना अब तक वो यहाँ तक ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज केस है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोई पाया जाता है तो वो मिलता ही नहीं है, वो उसके अंदर ही, ऑर्बिट्स के अंदर ही कहीं घुमा रहता है। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? वो बेसिकली हमें बताता है शेप ऑफ द गिवन ऑर्बिट। इसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल एल से करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन द ऑर्बिट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंगुलर नोड्स क्या होती हैं। अगर आप डायग्राम में देखें एस ऑर्बिट के लिए लिखा हुआ है कि L0, L डिनोटेड द एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। L0 क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल स्फेरिकल है, यहाँ पे कोई एंगुलर नोड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें P की, तो ये देखें यहाँ पे एंगुलर नोड बना है। अगर इसको हम किसी एक्सिस पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ये एक नोड बन रहा है, जिसको मैंने ये रेड कलर से पॉइंट आउट किया है। तो P ऑर्बिट में कितने नोड्स बन रहे हैं? एक ही नोड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। अगर हम डी ऑर्बिट्स को देखें तो यहाँ पे 2 नोड्स बनते हैं, एक इसका, ये वाला जो बन रहा है, और एक इसका, इसलिए यहाँ पे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, और आगे एफ के अंदर 3 नोड्स बन रहे हैं तो उसकी वैल्यू 3 है। अब देखें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 यहाँ तक गई है। इसकी रेंज क्या है? 0 to n-1। n हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूं तो 2 - 1 कर लो तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको आगे हम ये जो है ना n-1, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है कि अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 आई है, ठीक है, इसका मतलब है कोई नोड नहीं बन रहा, तो जारी बात है ऑर्बिटल की क्या शेप होगी? स्फेरिकल। अगर L की वैल्यू बनेगा, ऐसे लूप बनेगी ना, जब आप यूं करेंगे ये एक ही लूप बन गई, तो आपको पता चल गया कि एक ही नोड बन रही है, तो L की वैल्यू 1 है, इसने हमें शेप बताई है। अब जब D ऑर्बिटल की बात ये पता चल गई कि ये शेप ड्रा करें तो 2 लूप्स बनेंगी। इसी तरह जब हमने 3 लूप्स के लिए शेप ड्रा की तो कुछ इस तरह की बन गई। इन शॉर्ट हमें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू थी उसको पता करने से क्या पता चला? हमें उनकी शेप्स पता चली।
एजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट करते हैं किसको, सब शेल्स को, या इनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और उनके नाम क्या है, SPDF। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साथ रिलेट करते हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्या रिलेशन है। आपने याद रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट तो हो सकती है और कहाँ तक जाएगी, n-1। n हमारे पास क्या है, इट मे बी अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखिए जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, जिसके अंदर पहले कॉलम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरे में एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एंड पे हमने लिखा हुआ है सब शेल। तो देखें हमने कहा था कि जो हमारे पास n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी एंड इट मे बी अप टू इंफिनिटी। तो देखें हमने लिखा हुआ 1 2 3 4 एक्सेट्रा। एल की वैल्यू की क्या रेंज हमने देखी, हमने कहा कि भाई जो एल है ये 0 से तो स्टार्ट होगी और जो मैक्सिमम है वो कितनी जाएगी, n-1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो n है हमारे पास अभी तो कुछ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैम जी आपकी आवाज बहुत कट रही। यस मैम, अब नहीं आ रही। यार मैं हैंड फ्री लगा लूं। अब आ रही है। जी मैम हमारी शायद नेटवर्क का इशू था। दो बार क्या था मैम ने। मैम आवाज आपकी नहीं आ रही है, आप भी मैम हैंड फ्रीज लेने गई हैं। मैम अपना माइक तो ऑन ही है उनका। नहीं ऑफ है। हाँ ऑन ही है। हैंड फ्रीज नहीं होते, हैंड फ्री होती है। नहीं हमारी हैंड फ्रीज ही होती है। आपने फ्रीज करके रखी हुई है। ठीक कह रहे हैं आप। ओके अब आवाज आ रही है। जी मैम आ रही। हाँ जी बच्चों अब आवाज आ रही है। यस मैम यस आ रही मैम है। आ रही है। अच्छा आ रही है, चलो।
अच्छा, आपको स्क्रीन भी शो हो रही है? नो नो मैम, मैम। स्क्रीन नहीं शो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। हाँ, अब हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने आगे से बात किसकी की थी? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 1, सही। हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू देखी है, ये क्या है? n-1। 1 को पुट करें, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो ऑर्बिट पाया जाता है सब शेल, उसमें एल की वैल्यू है 0। आप मुझे बताएं कि अगर एल की वैल्यू वैल्यू 0 होगी तो कौन सा ऑर्बिट होगा? इट विल बी एस सब शेल। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही थी, शायद इनका नेटवर्क इशू है अब आ रही है? जी मैम आ रही है। स्क्रीन भी शो हो रही है? यस मैम। चलें भाई, हम ये इसके रिलेशन को देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट वन कॉलम में, और सेकंड वन कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर तो 0, इसकी वैल्यू जो 0 होती है तो हमें पता है उसके अंदर कोई लूप, कोई नोड नहीं बन रहा, तो वहां पे कौन सा सब शेल है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल सब शेल कौन सा होता है? एस। अगर L की वैल्यू 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है? तो हमें पता होता है कि यहाँ पे एक नोड बन रहा है, ठीक है। और वो एक नोड बन रहा है तो कौन सा सबशेल होगा? P होगा। तो वहां पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी? P सबशेल की। इसी तरह हमारे पास अगर L की वैल्यू 2 आई है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कौन से सब शेल होगा? वहां पे हमारे पास जो सब शेल आएगा वो हमारे पास D आएगा। और अगर हमारे पास L की वैल्यू, अगर हमारे पास L की वैल्यू 3 होगी तो वहां पे हमारे पास जो आना चाहिए एजीमुथल ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास F होगा। अब क्वांटम नंबर जब हमने ऑर्बिटल 2 की बात की तो वहां पे हमारे पास जो L की वैल्यूज हैं वो 2 वैल्यूज हैं, एक हमारे पास 0 है और एक हमारे पास 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास 2 तरह के सबशेल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन से सबशेल हैं? एक हमारे पास S पाया जाएगा और दूसरा P पाया जाएगा। अगर हम क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है, 3 में हमारे पास कितने सबशेल पाए गए हैं? ये कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो आई हैं कितनी है? वो हमारे पास 3 आई है, एक 0 आई है, 1 आई है, 2 आई है। तो 0 है तो एक S है, 1 है P है, और L अगर 2 है तो D है। तो टोटल सबशेल कितने पाएंगे? थर्ड क्वांटम नंबर में 3 सबशेल पाएंगे। फोर्थ क्वांटम नंबर में कितने सबशेल पाए जाएंगे? 4, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 तरह की आई है। आपने यहाँ पे जो याद रखने की बात है वो क्या है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एजीमुथल नंबर की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल है? 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, तो कौन सा है? एक तो ये बात। दूसरा नंबर पे अब आपको ये बात पता है कि अगर आपको पूछा जाता है कि आप बताएं अगर L की वैल्यू है 1, ठीक है, और L की वैल्यू हमारे पास 1 है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L की वैल्यू हमारे पास है 1 और 2, तो बताएं कि कौन सा सबशेल प्रेजेंट होगा। मतलब ये आपकी आस्किंग के लिए पूछा जा रहा है कि मैं आपको कह रही हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और उसके अंदर जो मैंने जो आपको इमेजिनेटरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दी है वो 1 या 2 है, तो बताएं कौन कौन से सबशेल होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां हम बात कर रहे हैं 3P की और 3D की, ठीक है।
ये हमने ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट से चलते हैं 1s, फिर हम सेकंड की तरफ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि 2s है, 2p है, फिर हम 3 की तरफ मूव करते हैं, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ऐसे ही है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का एमसीक्यू पूछा जाता है कि आप बताएं कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, ठीक है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो कौन सा सब शेल होगा? तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए इट्स 4d, इट्स 4d। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी सब शेल को। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ये पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछी जाने की। आपको पूछा जाए कि आपके पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 3 है और जिसमें एल की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा सब शेल होगा? देन क्विकली इन योर माइंड कम इट इज 3p। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको ध्यान से देखना है, यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एमसीक्यू पूछे जाने की। आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये एंगुलर मोमेंटम की जो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है। तो आप रिस्पेक्टिव सब शेल बताएं कि कौन सा होगा। तो अगर आपको पता हो कि एन जोन सा है वो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो एल है वो ये है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए एल की वैल्यू 0 कब होगी? जब एस सब शेल होगा। एल की वैल्यू 1 कब होगी? जब p सब शेल होगा। एल की वैल्यू 2 कब होगी? जब d सब शेल होगा। और एल की वैल्यू 3 कब होगी? जब आपके पास f सब शेल होगा। और 1 2 3 4 रिस्पेक्टिव क्वांटम नंबर्स हैं। आल्दो हम लोग कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7 है, ठीक है। अब वो जो 7 है वो 7 किस तक हम जाते हैं? वो s के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन जो सब शेल हमारे पास f है इसके लिए ये वैल्यूज 4 ही हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे तक ही 4 तक ही ये टेबल रखा हुआ है। लेकिन अगर हम s की बात करते हैं हमारे पास तो 6s भी होता है, हमारे पास 7s भी होता है। लेकिन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो f सब शेल में आते हैं, और वो कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एग्जिस्ट करता है? इट विल बी द क्वांटम नंबर 4। तो 4f हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट सब शेल है इस वक्त वो कौन सा है? 4f। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, कि आपका जो ऑर्बिट है उसकी ओरिएंटेशन क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट है, एक की पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंडेंट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक क्वांटम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? एजिमुथल पे। और एजिमुथल किस पे कर रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो जो हमारे पास अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एजिमुथल के ऊपर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। तो जो M है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या हो सकता है? ये -1 to +1 हो सकता है। And it is indirectly related to the value of n. What does it mean? What is the meaning of n? N is the principal quantum number. तो ये यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, और इनडायरेक्टली कर रहा है एन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन सा है वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक नंबर। इसको आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी तौर पे रखना है। जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू की जो रेंज होती है वो -2 प्लस एल -L to +1 होती है। और इसका जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो हमारे पास है 2L + 1। ये फार्मूला भी आपने अपने माइंड में रखना है। 2L + 1 फार्मूला अगर आपको दिया जाए
तो आप किसी भी ऑर्बिट, मैग्नेटिक ऑर्बिट के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर मेंशन है 0, 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और वो हमें पता है SPDF है। फॉर्मूला हमारे पास है 2l+1, 2l+1, 2 अगर मैंने l को 0 रखा तो आंसर आया कितना हमारे पास 1, 2 इंटू 2 0 और 0 +1। सो पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि सिर्फ आंसर आया है 1, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी जो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही डायरेक्शन है। अगर मैं P की बात करूं तो हमने क्या किया, L की जगह पुट किया किसको, 1 को, 2 1 is 2 + 1 = 3, तो टोटल वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, मैक्सिमम 3। ये बात हमने पहले ही देखी है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज होती है, जो माइनस से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, प्लस में। अब यहाँ पे टोटल आई है 3 वैल्यूज, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो वो सिर्फ एक अपनी डायरेक्शन पे ही रहे, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पे, एक वो यहाँ से या तो पॉजिटिव में चला जाए या नेगेटिव में चला जाए। तो कितनी डायरेक्शन बन गई, -1, 0 और 1, टोटल 3। तो P सब शेल, अगर आपके पास P सब शेल है, उसके अंदर टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो आपके पास 3 है। कैसे कैलकुलेट की है, यू हैव टू रिमाइंड दिस वन फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू एनी कैलकुलेशन। अगर हम D सब शेल की बात करें, वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे हमने L की जो वैल्यू है वो 2 पुट की है, 2 2 4, 4 + 1 = 5। तो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 5, ठीक है, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो D सब शेल्स है ना, वो हमारे पास 5 तरह के होते हैं। P सब शेल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। 3 तरह हम क्यों कहते हैं, कि उनकी 3 ओरिएंटेशन है, वो तो हम कहते हैं X Y Z। बेसिकली वो क्या होती हैं, वो -1 0 और 1 होते हैं। जब हम कहते हैं कि तो D सब शेल है, उसके अंदर पॉसिबल ओरिएंटेशन 5 है, यानी कि 5 तरह के D सब शेल पाए जाते हैं, और हमें पता है 5 तरह के पाए जाते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने F सब शेल की कैलकुलेशन की इसी फॉर्मूले से, 2l+1, L की वैल्यू अब कितनी पुट की, 3, F के लिए 3 होती है, तो क्या आया 7। तो कितनी टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन थी, ये देखिए, ये -3 से शुरू होके 3 पर गई, तो हमें पता चला कि हमारे पास 7 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, अगर हमारे पास जो सब शेल है F वो मौजूद हो। तो और ये भी हमें पता है 7 तरह के सब शेल पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इस चीज की वेरिफिकेशन मिली थी कि कितने कितने सब शेल पाए जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बता दिया, उसने हमें बताया कि जो एक मेन शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि एग्जैक्टली कौन से शेल में प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बता दिया, उसकी शेप बता दी कि किस तरह की शेप है, P है, S है, D है, F है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जब ड्राइव हुआ तो क्या पता चला कि कितनी तरह के पाए जाते हैं, ओरिएंटेशन जितनी उसकी ओरिएंटेशन होंगी, जाहिर बात है उतनी तरह के सब शेल पाए जाएंगे। और हमें ये बात जनरली पता है कि P हमारे पास 3 होते हैं, D हमारे पास 5 होते हैं, और जो हमारे पास F है वो 7 है। और उसकी कंफर्मेशन देखें, आज हमें यहाँ से पता चल गई, P को हम कहते हैं कि 3 P है, PX, PY, PZ। भाई क्यों 3 है, किसने हमें बताया कि 3 है, हम बुक से पढ़ते गए और मानते गए। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे उनको जब हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, हमें पता चला 3 ओरिएंटेशन है P की, तो हमें पता चला D की 5 है और F की 7 है। तो इस तरह हमारा जो कॉन्सेप्ट था सब शेल्स के बारे में वो क्लियर हो गया। अब अगर आपको एक MCQ पूछा जाए, सपोज करें, या ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि आपके पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसके अंदर जो
आपका पाया जाता है कि 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, उसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताएं। ठीक है, अब देखें 3 है, आपके माइंड में फौरन से क्लिक किया कि 3 तरह के इसके अंदर पाए जा सकते हैं सब शेल, एक एस भी पाया जा सकता है, पी भी और डी भी। अब अगर मैंने आपको पर्टिकुलर एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दी है, मैंने आपसे कहा है कि एल मेरे पास 1 था, इसका मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, 3p की। अब मैंने आपसे कहा कि 3p है, मुझे उसकी ओरिएंटेशन बताएं 3p की, तो आपको पता है ना 3p की 3 ओरिएंटेशन होंगी, -1 0 1 1, तो आप लिख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, इन फॉर्मूलोस को माइंड में रखना है। आपको स्टेटमेंट किसी भी तरह की पूछी जाए, आपको इनके रिलेशंस को याद रखना है और आप आंसर दे सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जी मैम हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, L इज इक्वल टू n-1, मतलब आपने 3 बोला तो हम -1 कर दे तो L जो है वो फिर L की वैल्यू वो आ जाएगी, इस तरह से कर हाँ, सकते हैं। तो मैम फिर इसके हिसाब से तो L की वैल्यू 2 आई है। किसकी? जब हम आपने बोला ना n जो है वो 3 है, तो n-1 वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें किसके ऊपर, किसके लिए? मैम L के लिए, L फाइंड करने के लिए। हाँ, तो L जो है वो 2 आ गया ना, 3 में से -1 करो तो वो 2 आ जाता है। नहीं तो हम n-1 तो नहीं ना करेंगे वहां पे। तो मैम वही तो पूछ रही हूँ, फिर क्या वो फार्मूला फिर किस लिए हमने किया अगर वो नहीं अप्लाई कर रहे? वो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं कि देखो आपके पास जो भी एक ऑर्बिट पाया जाएगा ना, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप उसमें से 1 को माइनस करोगे तो आपका वो रिस्पेक्टिव बनेगा। देखो जैसे मेरे पास, मैंने कहा था कि मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ठीक है, n के अंदर कितने सब शेल पाए जाते हैं? एक ही पाया जाता है, 0, मतलब जो हमारे पास, अब आप कह रही हो कि n-1 है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 कौन सा सब शेल होता है? s। यस मैम। अब अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे n2 लिख दिया है, 2 - 1 कितना हो गया? 1। ठीक है, तो 1 कौन सा सब शेल होता है मेरे पास? p होता है। अब लेकिन बात ये है कि ये जो n मेरे पास, हमने n को 2 कंसीडर किया है, इसके अंदर एक तो p सब शेल है, लेकिन इस p के साथ साथ s भी प्रेजेंट है। यस मैम। अगर मेरे पास n3 है, चलो ऐसे ही कंसीडर कर लो, उसको आपने किया, n मेरे पास 3 है, 3 में से 1 माइनस किया, बाकी रह गया 2। ठीक है, 2 मेरे पास क्या है? d है। लेकिन इस 3 के अंदर सिर्फ d तो नहीं ना प्रेजेंट, लोअर सब शेल तो उसके साथ ही चल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर अगर मैंने 3 की बात की है तो 3 के पास s भी है, 3 के पास p भी है, 3 के पास d भी है। एडिशनल इजाफा किसका हुआ है? d का। इसी तरह n-1 यानी कि 3 - 1 कर दो, 4 - 1 कर दो, तो 3 हमारे किसका बता रहा है? f सब शेल की बात बताता है। यानी कि अगर मेरे पास n4 है तो इसके अंदर हाईएस्ट सब शेल कौन सा है? f है। अगर मेरे पास 3 है तो d है, अगर मेरे पास नहीं सॉरी, अगर 3 है तो d है, और अगर मेरे पास n2 है तो कौन सा सब शेल है? 1 है। इसी तरह ये है, तो n-1 आप लोगों ने इस वजह से याद रखना है कि ये उसके अंदर मैक्सिमली जो सब शेल है वो कौन सा पाया जाता है। अब देखो 4d हमारे पास हाईएस्ट है, 4d। अब 4 नहीं, सिर्फ 4 के साथ d भी लगता है, 4 के अंदर s भी है, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4s भी होता है, और 4f हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, अगर हम d की 3 की बात करते हैं, 3s है, 3p है, 3d है, 3f है हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिममली जो सी हम बात कर रहे हैं कि पहले क्वांटम नंबर के अंदर सिर्फ s पाया जाएगा, दूसरे के अंदर p और s दोनों है, तीसरे के अंदर spd और चौथे के अंदर spdf, तमाम के तमाम पाए जाते हैं। इनके आप लोगों ने रिलेशंस आपस में याद रखने हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज के हवाले से ना इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जी ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका जो रिलेशन है वो इन तीनों क्वांटम नंबर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल, मैग्नेटिक और क्वांटम नंबर से,
और जो इसकी वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बेसिकली स्पिन बताती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन की जो उसकी स्पिन है वो पॉजिटिव स्पिन है अगर वो मूव कर रहा है या नेगेटिव स्पिन है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हाफ भी हो सकती है, नेगेटिव हाफ भी हो सकती है। अगर तो पॉजिटिव हाफ होती है तो इसका मतलब होता है कि जो स्पिन है वो हमारी अपवर्ड है, और अगर नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि स्पिन इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड है। ओवरऑल इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम इसको MS से डिनोट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको जर्नलाइज्ड लिखना होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस हाफ। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस माइनस हाफ, क्योंकि स्पिन है हमारे पास दो तरह की, एक पॉजिटिव स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, एक नेगेटिव। और जो पॉजिटिव स्पिन है वो क्या बताती है, वो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कौन सी है, वो अपवर्ड स्पिन है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर को, जैसे ये एरो शो हो रहा है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है स्पिन की, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारी स्पिन है वो डाउनवर्ड है, लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, MS से। और ओवरऑल इसको कैसे लिखा जाता है, अगर आपको कोई पूछे कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस, एक दफा प्लस लिखते हैं, इसके नीचे ही माइनस लिख के हाफ लिख देते हैं। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज अगर इसको खोल के देखें तो इसका क्या मतलब है कि देयर आर टू पॉसिबल स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन सी दैट इज द प्लस हाफ एंड नेगेटिव हाफ। बार बार आपको जो यहाँ पे बात माइंड में रखने की है वो ये है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होते हैं, इनका जो बाकी तीनों क्वांटम नंबर हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ओरिजिनेट हुए हैं, उसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्पिन क्वांटम नंबर को अलग डिस्कवर किया गया था ओरिएंटेशन के लिहाज से। एंड में जी प्लस माइनस का ये भी तो हो सकता है कि प्लस क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी हो सकता है। अपवर्ड स्पिन है तो वो क्लॉकवाइज ही होगी ना। देखें, अगर मैं अपवर्ड होती है तो जैसे वो होता है हमारे पास जो थंब रूल्स होते हैं, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड उसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अच्छा जी, अगर आपको समरी पूछी जाए कि आप कैसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का शेल बताते हैं और हमेशा इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स को बताते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताता है, टोटल ओरिएंटेशन। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MS से और ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, दैट इज प्लस माइनस हाफ। तो ये इसकी बिल्कुल समरी है, इसको भी ध्यान में रखना है और इनके रिलेशंस आपस में देखने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एजीमुथल पे और एजीमुथल डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अच्छा, जब ये क्वांटम नंबर रिजनेट हो गए उसके बाद क्या बारी किसकी आई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। के इलेक्ट्रॉन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है अपने आप को इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, देन इट्स टेल अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। और आप सब ऑलरेडी इससे अवेयर हो कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कुछ रूल्स के तहत करते हैं, जिसमें हमारे पास हुंड रूल्स है, ऑफ-बर्ग प्रिंसिपल है, पॉलिक्स-क्लियन प्रिंसिपल है। ठीक है, ये तमाम वो रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम आवाज कट रही है जी, सबके साथ यही प्रॉब्लम है? नहीं मैम। नो मैम। हाँ, फिर आपका कुछ अपना ही प्रॉब्लम है, उसको देख लें। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री की सारी पढ़ी, यहाँ एंड आ गया। एंड क्या है कि अब फाइनली इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आ गया है, ऑर्बिटल डिस्कवर्ड हो गए कि हमने कैसे डालना है इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑर्बिट्स के अंदर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है।
How you define the electronic configuration? It is the distribution of electron in the atomic orbital. और ये किसने डिस्क्राइब की थी कॉन्फ़िगरेशन? ये स्लेटर ने सबसे पहले डिटरमाइन की थी, ठीक है। और इसने कहा था कि कुछ रूल्स हैं जिसमें ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हमारे पास हॉर्न रूल है, जिसकी बेस पे हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अमंग द सब शेल। और जो हून रूल हमें क्या बताता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, और एक्सप्लेन करता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द सब शेल। अकॉर्डिंग टू हून रूल हमें क्या कहता है? हून रूल के मुताबिक कि आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, और उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि आप इसको कुछ यूं कंसीडर करो कि एक हमारे पास ये ऑर्बिट है, मतलब हमने किया है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, और वो कब रेंज होंगे? जब उनकी स्पीड क्या होगी, जो इनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे नहीं हो सकता कि ये आपने ऑर्बिट ड्रा किया और आप कहो कि हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हों, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, स्पिन अपोजिट होगी। हमारे पास ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है? वो हमें कहता है the ground state of an atom and electron enter the orbital with the lowest energy first and subsequent electron and fed in increasing of the energy level। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो पहले वो ऑर्बिट फिल होंगे जिनकी एनर्जी कम है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और हमारा जो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, फिर हम उसके अंदर उसको ऐड करेंगे। तो ये बात हमें बताई है एब्बो प्रिंसिपल ने। एब्बो प्रिंसिपल से हमें ऑलरेडी ही पता है कि अगर कोई चीज एनर्जी किसी की कम है तो सारी जारी बात है सबसे पहले हम वहां पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 1s 2s 3s 4s 5s। अगर मैं सिर्फ s की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ से शुरू होगी? s से, फिर 1s से, 2s में, फिर 3s में। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहाँ पे डालेंगे? हम उसको डालेंगे किसके अंदर? लोवेस्ट एनर्जी के अंदर। लोवेस्ट एनर्जी के बाद अगर उसने कहा है कि डी जनरेसी, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो हमें क्या बताता है? वो कहता है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, डी जनरेट ऑर्बिटल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे पास पी ऑर्बिट है, उसकी 3 ओरिएंटेशंस है, इसका मतलब है उसके पास 3 डी जनरेट ऑर्बिट्स हैं। डी जनरेट का क्या मतलब होता है कि ऑर्बिटल सेम होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन अलग होती है, एनर्जी सेम होती है डी जनरेट ऑर्बिटल्स की। इसी तरह डी है तो उसके पास 5 डी जनरेट ऑर्बिट है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो हून रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बात आती है डी जनरेसी की। और डी जनरेसी क्या है? द ऑर्बिट्स हैविंग द सेम एनर्जी। सो अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिट्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो यहाँ पे दूसरा रूल ये भी है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है, और एक से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आपने उनको क्या करना है? सेपरेटली प्लेस करना है रादर देन द ऑक्युपाइड एट सेम लेवल। फॉर एग्जांपल अब देखें हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिट है 3 तरह के, पी वाई, पी एक्स, पी जी। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास इस वक्त इलेक्ट्रॉन 2 हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का केस है, तो क्या है? दिस इज नॉट अ सूटेबल थिंग कि आप दोनों को एक में करो, रादर यू हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन सेपरेटली, ठीक है। तो ये एक अलग रूल है। अगर आपके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपके पास डी जनरेट ऑर्बिट्स भी प्रेजेंट है, तो आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बजाय एक की ऑर्बिट डी जनरेट में रखने के बजाय उनको सेपरेटली रखना है। और तीसरा रूल क्या है कि कभी दोनों, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक में रखे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नोबल गैस है, नोबल गैस आ गई है, तो क्या होगा? तमाम के तमाम ये फिल अप होंगे हमारे ऑर्बिटल। तो वहां पे अगर आपने फिल किया तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो टोटल कितने रूल्स हमने पढ़े हैं? 3 रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल कहता है
कि आपने क्या करना है। आपने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में करनी है और उसके बाद इंक्रीजमेंट की तरफ जाना है। दूसरी बात उसने कही है कि अगर आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप पी या डी और एफ के साथ डील कर रहे हो और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी मोर देन वन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बजाय इसके के दो इलेक्ट्रॉन को एक ही डी जनरेट ऑर्बिट में रखें, आप उनको सेपरेटली रखेंगे। तीसरी बात उसने कहा है कि अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में रखा है तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। ये 3 रूल हैं जिनकी बेस पे इलेक्ट्रॉन तमाम एलिमेंट जितने अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर और वहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू आई है। ये देखें, ये हमारे पास एक मजीद डायग्राम है, यहाँ से हमें क्लियर होता है। हमने पहले कहा कि भाई हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 7 है। देखें ये हमारे जो लेफ्ट साइड है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और एस की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। जब हम दूसरे में गए तो क्या हुआ, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे देखें पी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एल हमारे पास 1 है। सिमिलरली जब L2 है तो वो D से स्टार्ट हो रहा है और L3 है तो वो F से स्टार्ट हो रहा है। F हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, N4 से। D हमारे पास L3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास P2 से स्टार्ट हो रहा है और S हमारे पास 1 से ही है। अब इनकी जो एनर्जी लेवलें हैं वो कैसे जा रहा है, ये देखें। एनर्जी ना बेसिकली अगर यहां से मैं देखूं तो एनर्जी यहाँ को इंक्रीज हो रही है, आल्दो ये इनवर्ट का साइन है, लेकिन अगर आप इसको देखें ग्राउंड लेवल, इसको ग्राउंड कंसीडर करें और इसको टिल्ट करें, रोटेट करें, तो ये तमाम के तमाम ऊपर चले जाएंगे। N7 की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जबकि N1 है वहां पे उसकी कम है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे होंगे, पहले 1s में होते हैं, ये 1s है, ये क्या है, ये 2s है, ये क्या है, ये 2p है, ये हमारे पास 3s है, ये हमारे पास 3p है, ये हमारे पास 3d है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चलती है 4s 4p 4d 4f एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पे ये बात देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो फीलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो 1 से स्टार्ट होते होते अप टू हायर लेवल में जा रही है, और जैसे जैसे वो हम हाई लेवल में जा रहे हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। इसी बेस पे अब आपको कोई भी अगर एक दिया जाता है एटम, फॉर एग्जांपल एक आपको एलिमेंट दिया जाता है, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे मोलिब्डेनियम की कॉन्फ़िगरेशन बताएं। मोलिब्डेनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 42। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसके पास 42 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हम फिल करें, आप लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बस लेक्चर है, इसमें आपने ध्यान जो देखना है क्वांटम नंबर्स के ऊपर रखना है। तीनों रूल्स का आपको पता होना चाहिए, रूल्स क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स के आपस में रिलेशन क्या है, और अगर आपको कुछ एमसीक्यूज टाइप इसी तरह पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, पॉसिबल है कि किसी आपको किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन का पूछा जाए कि इसके अंदर जो वैलेंस शेल ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो भी पूछी जा सकती है। तो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग 9th क्लास से हम लोग करते आए हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस नईमा के क्वेश्चन की तरफ। नईमा ने कहा था कि हम लोगों ने जब एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जो चेंज इन एनर्जी है दो ऑर्बिट्स की, तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, वेट अ सेकेंड।
हाँ जी, ये आ गया। एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होती है? हमने कहा कि हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है डेल ई, वो किसके इक्वल है? डेल ई हमारे पास इक्वल होती है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इसको आपने आगे क्या करना है, आगे हमने करना है 1/n1, इसको मैं एन आई लिख देती हूँ, एन। मैम ऑफलाइन होगी शायद, लाइट वगैरह चली गई हो। हाँ जी, लाइट ऑफ हो गई है, इस वजह से मीटिंग लेफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये नजर आ रही है आपको स्लाइड? यस मैम। चलो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो जो, अगर आपने चेंज इन एनर्जी को देखना है ना, आपने ये फार्मूला देख लेना है कि चेंज इन एनर्जी है और ये किसके इक्वल है। यहाँ पे मेरे मेरे ख्याल से ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एन आई के स्क्वायर से। एन आई क्या है, ये मेरे पास इनिशियल लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और एन एफ क्या है, ये मेरे पास फाइनल लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है। ये फार्मूला जो सा ना अपने माइंड में रखें। मैंने आपसे कहा एक इलेक्ट्रॉन है जिसने जंप किया है 2 से 3 में, तो n1 क्या हो जाएगा 2, और nf क्या हो जाएगा 3। अगर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है 3 से 2 में, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे 3 माइनस 2। और अगर मैंने आपसे कहा है कि 2 से 3 में गया है, तो आप क्या लिखेंगे 2 माइनस 3। ये चेंज इन एनर्जी यूं कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब अगर वो बात हम करते हैं कि वो लाइमन बाल्मर सीरीज वगैरह की, उसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, वेव नंबर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, किसको मल्टीप्लाई किसको करना है, वो हमने करना है जो हमारे पास लोवेस्ट लेवल है, जहां पे है माइनस, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको मैं एन एच लिख देती हूँ, ठीक है, जहां से आपका आ रहा है। तो ये जो आपका एक माइंड में कॉन्सेप्ट है ना कि शायद अगर आप n1 को हमेशा छोटा ही रखोगे एनर्जी के केस में, ऐसे नहीं है।
अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले ही हायर लेवल पे पड़ा हुआ है फर्ज करो, तो वहां से तो उसने लो एनर्जी पे आना ना, ये तो नहीं है कि वो हाई लेवल से किसी मजीद बाहर हाई में जा रहा है, उसने मूव करना है लोअर लेवल में। तो वहां पे आपने इस चीज को माइंड में रखना है। और वेव नंबर जो उनसे हैं वो यूं कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, समझ आई है नाइमा? मैम 13.6 के साथ माइनस नहीं आएगा? जब हम चेंज की बात करेंगे ना, जब आप चेंज की बात करोगे तो फिर तो ओवरऑल चेंज तो आपके पास पॉजिटिव ही होगा ना। चेंज तो नेगेटिव आपके पास तब आएगी जब आप उसको कैलकुलेट करोगे। जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप मुझे चेंज बताएं, अगर वो दूसरे से तीसरे में गया है तो चेंज आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर आपका तीसरे से दूसरे में आया तो चेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव की एनर्जी इमिट हो रही है, इतनी है उसने एनर्जी अपनी लूज की है। चेंज जो होती है ना, जो डेल ई होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहली बात ये देखना, जो हमारे पास वैसे एनर्जीज हम कैलकुलेट करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप पहले लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करके दें, वो आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, वहां पे हमारे पास नेगेटिव होती है, लेकिन जो चेंज होता है ना ओवरऑल वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। चेंज नेगेटिव कब होगा, जब आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन बता दी जाए। मैंने आपसे कहा कि आपने अपने इलेक्ट्रॉन को तीसरे से दूसरे के अंदर मूव करना है, तो आपके पास जो चेंज है ना वो हमेशा क्या आएगा, उसने आना है आपके पास नेगेटिव, क्योंकि यू हैव टू इमिट द एनर्जी। और जब एनर्जी इमिट होती है कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। मैम इंटर कन्वर्जेंस भी बता दें। इंटर कन्वर्जन किस चीज की इंटर कन्वर्जन पूछ रही है, एनर्जी की पूछ रही है। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने ना जब सारी कैलकुलेशंस की थी, जब शुरू से आए थे, तो मेरे ख्याल से हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, लिखवा सकती हैं? 178 2.178 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 10⁻⁻18। और ये इसकी इसकी यूनिट क्या है? पर मीटर शायद। नो जाऊल है। ये कुछ जाउल होगी। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया, हमने जाउल्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, 1 जूल इक्वल टू 6.242। ये कुछ लिखा सही नहीं जा रहा, समझ आ रही है ना? वो माउस से लिख रहे हैं ना इसलिए सही नहीं लिखा जा रहा। 10⁻18 ये है एक जाउल की वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ये आप लिख दें ईवी, ये मेरे पास जौल है। अब जरा कैलकुलेटर निकालो कि एक जौल मेरे पास इतना है, इतने जौल कितने के इक्वल होंगे, कैसे करेंगे? कैलकुलेटर है? मैम देखना क्या है? देखो ना मेरी बात सुनो, ये जो मेरे पास वैल्यू है ना 2.178, ये मेरे पास आई है एनर्जी की वैल्यू जॉउल्स में। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम। अब एक जॉउल इक्वल होता है 6.2, ये पॉइंट है, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की इक्वल है एक जॉउल। ठीक है, तो जब मैं 2.18 ये जॉउल को इसके साथ क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। 13। अब ये जो -18 है ये +18 से ऐसा कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही होगा, वो माइनस है ना वो प्लस है, तो जो ये पावर्स का रूल है वो खत्म हो गया। जो पावर आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो आपस में ऐड होती है ना, तो वो प्लस माइनस खत्म हो गया। बाकी क्या बचा, 6.242, और हमारे पास क्या बचा 2.178। तो आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, अब ये बड़ा यूनिट, अच्छा ये मुझे बताओ, बड़ा यूनिट जूल है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है?
जूल मैम। मैम बड़ा हेलो? जाउल है। बड़ा जाउल है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैम छोटा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी यस मैम, जूल इलेक्ट्रॉन बड़ा है, वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है। यस मैम, वो देखे ना, 1 जाउल इज इक्वल टू 6.242 के इक्वल है। एक बच्चा बोले समझ नहीं आ रही। मैम जो हाँ जी, तो हमारे मैम पास अगर आप मैम अगर मैं मल्टीप्लाई करें तो आता है, ठीक है। अगर हमने किसी लार्जर यूनिट को किसी स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना होता है ना, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप बताओगे इनमें से बड़ा कौन सा है, आपने कहा कि जूल है। ऐसे ही है, यस मैम। हालांकि जूल कैसे है, जूल की वैल्यू है 2.178 माइनस 18 और इलेक्ट्रॉन ए ये हमारे पास इतने जूल है। और अगर एक जूल मेरे पास किसके इक्वल है, इतने से, तो जूल है मेरे पास बड़ा यूनिट। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास एक बड़ा यूनिट होता है, इसको मैं बी से कहती हूँ, तो इसको मैंने अगर छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई। हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। मैम बड़े से और अगर छोटे हम लोगों ने छोटे को बड़ा, हाँ, देन बड़े से डिवाइड। छोटे को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हम्म? अगर हमने किसी छोटे को बड़े में करना होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यस मैम। मैम छोटे को बड़े में करना हो तो नहीं मतलब, मल्टीप्लाई करते हैं। नो मैम, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। आप तो लोगों ने मैम खुद ही बड़े को अगर कंफ्यूज हमें कर छोटा दिया है, करना तो देखो। उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैम जी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाँ, वैल्यू थी किलोग्राम में, तो हमने उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ग्राम में है उसे किलोग्राम में करना है फिर डिवाइड करेंगे। जब छोटे को बड़े में हाँ, लेके जाना है फिर तो हम डिवाइड ही करेंगे ना। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 100 ग्राम क्या होगा 0.1 केजी के, तो डिवाइड करेंगे। मैम अगर हमारे पास अगर 2 किलोग्राम है, हमने उसको ग्राम में लाना है, हाँ जी। मतलब 8 ग्राम में लाना है, तो क्या हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम सारी जिसको बात है मैम, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा। मैम की बात शायद कट रही। हाँ जी, मेरे ख्याल से ना, मतलब मैं मैम मेरे जी आपकी ख्याल आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। होता है ना, आप किसी तो यस मैम अब आ रही। एक मिनट रुक जाए। देखो, ये वाली एग्जांपल से क्लियर कर दो कि अगर आप हम कहते हैं कि हमारे पास 2 kg और कितने ग्राम है, हमें पता है 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होते हैं, तो 2 kg हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके 2000 ग्राम लिखते हैं ना। 2 kg अंदर 2000 ग्राम्स है, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। सेम रूल यहाँ पे भी वही अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास जूल है, एक जूल हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। यानी कि यही आप कह लो कि 1 किलोग्राम इतने ग्राम के इक्वल है, सपोज कर लो। तो ये जो हमारे पास इतने किलोग्राम कितने हैं, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो हमारे पास पावर रूल के अकॉर्डिंग जो 10⁻18 है प्लस माइनस है, तो ये दोनों जो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, प्लस माइनस माइनस से कट जाएगा। बाकी सिर्फ हमारे पास रह गया 6.242 और 2.178। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 330.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए हैं। या वो हम जूल्स में यूज करते हैं या वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं, इसके अलावा और नहीं है। अगर हम लोग देखें पर मोल के लिए अगर निकालना चाहें एनर्जी, जैसे कुछ हमारे जो एफएससी की बुक्स में, वहां पे बच्चों को हम लोग किलो जूल पर मोल के लिए निकाला जाता है।
उसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये जूल की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको देखो, अब जूल है ना, अब जूल छोटा यूनिट है, किलो जूल हमारा बड़ा यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। जूल हमारे पास छोटा यूनिट है, किलो जूल हमारे पास बड़ा यूनिट होता है, और अगर मैंने जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो जो आपकी ये जूल की वैल्यू आई है टोटल, ये कटिंग के बगैर, इसको 1000 से डिवाइड करना है। बात मैंने किया है किलो जूल पर मोल, तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं उस सब्सटेंस के, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि हमारे पास 6.2 × 10⁻⁻23, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास किलो जूल पर मोल निकल आएगी वैल्यू की। मोल क्या होता है, मोल होता है कि किसी भी एक जो हमारे पास अगर एलिमेंट है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, किसी एक अगर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और एक मोल इसके इक्वल होता है 6.02 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स के। अगर मॉलिक्यूल होंगे तो उतने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एटम है तो वो 6.2 एटम बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किलो जूल पर मोल के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपने जूल को सिंपली 1000 के साथ डिवाइड करके, और ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये किलो जूल पर मोल में वैल्यू निकल आएगी। और ये हमारे पास कितनी होती है, इसकी भी कुछ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ 13.15 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये क्या है, ये किलो जूल पर मोल है। हमारा जो केस है वो या तो हम जूल के साथ ही डील कर लेते हैं, या अगर हम बड़ी जरूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ करते हैं। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू माइंड में ले आनी है कि 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है? अच्छा, आप लोगों का मैंने पेपर पैटर्न भी बताना था, क्योंकि हमारी आज ही क्लास है और हम लोग नेक्स्ट टाइम शायद पेपर पे मिले। वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई मॉक टेस्ट लेना है या नहीं, तो आप लोग विलिंग हैं देने में? कितने सारे स्टूडेंट हैं, देना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए? यस मैम, कर लें। वो फोन की सेटिंग वगैरह भी हमें पता चल जाएगी। लास्ट टाइम हुआ था कि वो मतलब कुछ लोगों ने ईमेल साइन इन नहीं की हुई थी, वो प्रॉब्लम आते हैं जब उसी वक्त करते हैं। तो कम से कम एक मॉक ठीक है, टेस्ट हो जाए तो हमें सारा पता चल जाएगा। चलो ठीक है, सही हो गया। तो इसकी फिर क्या टाइमिंग, मतलब किस दिन लिया जाए या क्या किया जाए, वो फिर आप मुझे बता दें। मैम जब भी आप फ्री हूँ, बस 5 मिनट में हो जाना, एक दो आप हाँ एमसीक्यूज ये दे तो देना। है, सही है। तो हमारा पेपर है थर्सडे वाले दिन, ठीक है। तो यस मैम। आप लोगों के साथ मैं मंडे में कर ले? यस मैम, कर लें, कोई इशू नहीं। हाँ जी, सारे मैं अपने हैंड रेज कर लें जो जो विलिंग है। सॉरी मैम, मंडे को तो पहला हम पेपर है। सैटरडे या संडे को रख लें, मंडे को तो पेपर है। सही है। फिर संडे को रख लें, संडे या कल कल रख लें फिर। यस यस मैम, मैम, कल कल रख कर लें। लें, कितने बजे? जब भी आप फ्री हूँ। ठीक है। कल फिर ना तकरीबन हम लोग इसको डील करेंगे कितने बजे, कितने बजे? मैम सुबह सुबह नहीं। हाँ मुझे पता है वीकेंड है, वैसे मैंने सुबह ही सोचा था, मैंने सोचा था 8:30 बजे, लेकिन फिर मुझे यही माइंड में आया मैम सैटरडे 10 है। बजे रख लें। नहीं, 10 बजे मेरी एक क्लास है, चले ऐसा करेंगे 12 बजे, ठीक है। आप जी मैम। इवनिंग वालों को भी इन्फॉर्म कर देना, वो भी शरीक हो जाएं, एक दफा आप लोग सारे जरा यूज टू हो जाएं। अच्छा, अब एक और जो आपको बात बतानी है वो ये है कि आपके कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आपके ना हर टॉपिक को मैंने टच किया है, हर टॉपिक को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली इक्वेशन और हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 4 टॉपिक वो 4 टॉपिक हैं जिनके अंदर से मेजर पोर्शन बन रहा है। इसको जरा पर्टिकुलर फोकस करना है। जो चीज डेरिवेटिव डेरिवेशंस हैं
उनको चाहे आप लोग स्किप कर दें, उससे ऐसा सच नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा भी गया तो इतना सिंपल होगा कि यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, जो हमारा ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो उसका जनरल कॉन्सेप्ट है, उसका जो ग्राफ है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जो रिलेशंस हैं उनको ध्यान से देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रूफ के जो आपके पास रिजल्ट्स आए थे उसको ध्यान से देखना है। हाइंसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का, वो हमें क्या बताता है, ये स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखना है। डी ब्रोगले वेवलेंथ जोन सी हैं हमें क्या बताती हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा लाजमी। ये वो टॉपिक है जो मेजर जिनकी टचिंग है। ठीक है, उसके अलावा क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कितने टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक्स हो गए हैं। इसके बाद एक जो है वेव फंक्शन, ठीक है, जो खाली वेव फंक्शन है। ऑपरेटर का जनरल कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। अगर मैं आपको कुछ कोई अव्वल तो मेरी कोशिश यही है कि सिंपल ही रखा जाए, फिर भी अगर आपको पता होगा ऑपरेटर्स क्या हैं या हमारे पास जो है आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन क्या हमें बताती हैं, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या है, इन चीजों को जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, डेरिवेशंस की इतनी टेंशन नहीं है, वो आप रहने दें, जैसे शुडिंगर है या उनके भी फाइनल एक्सप्रेशन को अगर देख लें वेल एंड गुड है। पोलर कोऑर्डिनेट्स है जो शुडिंगर वेव इक्वेशन की, उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर, साई और थीटा, उनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पेपर आसान है आप लोगों का, बस जरा आप लोगों ने फोकस कर लेना अपने काम पे। ठीक है, तो ठीक 12 बजे, और अगर कोई टाइम ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत कुछ, तो हमारा बेस्ट ग्रुप है, हम उसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है मैम जी, आप रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर दें, 3-4 घंटों का कर दें, तो फिर जब कोई ऑनलाइन हो टेस्ट कर ले।